नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्पेशल चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो क्लास से को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चैनल के बारे में सजेस्ट करूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्मी स्टडी पॉइंट। देखिए, एग्जाम के अंदर प्रत्येक, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या अदर किसी से रिलेटेड हो, सभी में क्या है करंट अफेयर के 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली बार जो परीक्षा लगी ऑनलाइन उसमें भी 2, 3 से 4 या 2 से अधिक ही क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर के पूछे गए थे। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सर्च करना या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन भाषा के आधार पर यानी भाषा के आधार पर बनने वाला यानी गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य। देखिए, भाषा के आधार पर भारत का कौन सा राज्य प्रथम है जिसे प्रथम घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य को क्या है भारत का पहला ही भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। अब देखिए कौन सी भाषा से गठित हुआ था? तो तेलुगु भाषा से। कौन सी? तेलुगु भाषा से क्या है, इसकी मुख्य भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा थी। और गठन कौन सा राज्य हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। अब दिनांक की बात करें तो कब घोषित हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब गठित किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। किस भाषा से? तेलुगु भाषा से। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन, गुर्दों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? देखिए, गुर्दे जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? किडनी को। इंग्लिश में किडनी को क्या कहते हैं? हिंदी में गुर्दे कहते हैं। तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई या बुनियादी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की क्या है? बुनियादी इकाई है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है? नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे के अंदर जो होती है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य पूछा जाता है। तो इसका रक्त का शोध कह सकते हैं या शुद्धिकरण जो करते हैं वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है, जो गुर्दे की क्या है? बुनियादी इकाई है। दूसरा कार्य कई बार क्या है ना दिया हो ऑप्शन में, रक्त का छानना या रक्त का शुद्ध करना या शुद्धिकरण अगर ऑप्शन में नहीं दिया था तो दूसरा ये मूत्र का उत्पादन। तो मूत्र का उत्पादन कहां होता है? तो गुर्दे किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन इकाई कार्य करती है। मुख्य कार्य इसका होता है रक्त का शोध करना है, रक्त का छानना। देखिए, क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाता है। जैसे यहां पूछ लिया गुर्दों की क्रियात्मक इकाई, इसी क्वेश्चन को पूछ लेंगे किडनी की क्रियात्मक इकाई, या इसी क्वेश्चन को भाषा को चेंज करते हैं। आर्मी में जो पेपर पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ज्यादातर के भाषा ही पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी भाषा चेंज की जाती है। आगे लगा दिया जाए कि गुर्दे की क्रियात्मक बुनियादी इकाई है, तो बच्चे क्या है कंफ्यूजन हो जाते हैं बुनियादी। तो उन्हीं क्वेश्चन को क्या है भाषा चेंज की जाती है। तो यह ध्यान रखिए, बुनियादी इकाई कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? देखिए, भारत का प्रथम डाक टिकट दिया गया है, इसमें यह नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत का पूछा गया है या किसका। तो पहला डाक टिकट जो है वो कब जारी हुआ था? तो वो हुआ था इसका 1852 में। एक ऑप्शन और था इसका 1851, मिस टाइप हो गया था, डी। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा बात करें स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम डाक टिकट कब जारी हुई थी? तो वो हुई थी 1947 में हुई थी। इसके ऊपर जो फोटो जो है वो, इस जो टिकट जो थी इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था जय हिंद, और जो तिरंगा जो हमारा झंडा जो है उसका क्या है प्रतिलिपि इस पर लगी हुई थी। अब देखिए महात्मा गांधी, उसके बाद जो है वो क्या है डाक टिकट पर क्या है महात्मा गांधी की क्या है फोटो को स्थापित किया गया था, फोटो को क्या है छापा गया था। वो कब छापा गया था? तो वो टिकट कब जारी हुआ था? 1948 में हुआ। प्रथम पूछा जाए तो कब हुआ था? 1852 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1947 में हुआ था। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी की प्रतिलिपि डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1948 में यह जारी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के संविधान संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में जो है वो संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? देखिए, हमारे भारत
के संविधान जो है उसका निर्माण किया गया है, तो अनेक देशों की क्या है व्यवस्था को क्या है चुनकर हमारे संविधान का क्या है निर्माण किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि संघीय, क्या पूछा गया है, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से ली गई है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा सबसे ज्यादा व्यवस्था से रिलेटेड पूछा था, दो ही पूछी जाती है जैसे, तो ज्यादा मुख्यतः जो पूछी जाती है, अभी हाल ही में जो ऑनलाइन परीक्षा लगी उसमें भी पूछी गई थी, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। किस देश से ली गई है प्रस्तावना की व्यवस्था जो है वो किस देश से ली गई है, तो वो किससे ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। मोस्ट इंपोर्टेंटली पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जो है वो किस देश से लिया गया है, तो वो रूस देश से लिए गए। मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिए गए हैं, रूस देश से लिए गए हैं। और दूसरा जो है मौलिक कर्तव्यों को क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड, कि मौलिक कर्तव्यों को जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया या कब जोड़ा गया, तो यह ध्यान कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन क्या है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत क्या है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर ध्यान रखें कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, पूछा जाए 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। संविधान जो मौलिक कर्तव्यों की जो प्रक्रिया जो है व्यवस्था जो है वो किस देश से ली गई है, तो किससे ली गई है, रूस देश से ली गई। और प्रस्तावना की जो है वो किस देश से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश से ली गई है, तो हमारे कनाडा देश से ली गई है। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में परीक्षा लगी थी उसमें पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। देखिए प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम या सर्वाधिक जो है वो किस में होता है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, क्या नहीं होता, माध्यम नहीं होता। माध्यम कितना होता है, शून्य होता है। और आप सबको पता है प्रकाश को क्या है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसकी विपरीत ही डेफिनेशन जो होती है ध्वनि की। क्या होती है, ध्वनि की। देखिए प्रकाश को क्या है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ध्वनि को जो है प्रकाश की आवश्यकता क्या है, होती है। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो होता है, सर्वाधिक चाल जो होती है वो किस में होती है, ठोस में होती है। और ठोस में अगर पदार्थ चुनना मिले तो ठोस में होती है सर्वाधिक। और ठोस में किस में होती है, तो सटील में होती है। किस में होती है, सटील में होती है। तो प्रकाश की चाल जो है वो न्यूनतम किस में मिलेगी, तो वो ठोस में मिलेगी। इसका विपरीत है, एक का याद कर लेना, प्रकाश की चाल अधिकतम जो किस में होती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो यहां ध्वनि की क्या है, शून्य मिलेगी। क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। ठोस में ध्वनि की अधिक मिलेगी तो इसकी क्या है, शून्य मिलेगी। क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ठोस को चलने के लिए क्या है, गमन करने के लिए या वेग करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए नीति आयोग समझिए, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की योजना है जो देखिए इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना जो थी उसको क्या है 2014 में भंग कर दिया गया था। कब, 2014 में इसको भंग करके क्या है नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का क्या है गठन किया गया था। किसका किया गया था, नीति आयोग का क्या गठन किया गया, पंचवर्षीय योजना के अंदर ही। तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग को जो है
किस योजना को हटाकर स्थापित किया गया? तो पंचवर्षीय योजना को हटाकर स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजना को कब भंग किया गया? तो 2000 क्या कब किया गया था? 2014 में इसको भंग किया गया था। अब पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष 2015 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र जी मोदी थे। तो कौन थे वो पहले अध्यक्ष? अगर पूछा जाए वर्तमान, तो वर्तमान में कौन है देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो यह ध्यान रखें, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष भी ध्यान रखें। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17, तारे किसके कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं? तारे जो है वो किसके कारण जो है तारे जो है वो टिमटिमाते जो है वो दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए अपवर्तन। देखिए अपवर्तन की डेफिनेशन होती है, अपवर्तन देखिए जब प्रकाश जो होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें क्या है? मुड़ जाती है, जिसको क्या है? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन करते हैं। तारे की भी वही कंडीशन होती है, डेफिनेशन जो है वो लागू होती है। तो तारे किसके कारण दिखाई देते हैं चमकते? अपवर्तन के कारण तारे चमकते दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण या उद्घाटन क्या कर दिया? अनावरण या उद्घाटन किस राज्य में किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां दिया गया है पूर्वोत्तर भारत। क्या पूछा गया है? पूर्वोत्तर भारत पूछा गया, न कि पूछा गया भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत में जो है किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाए असम में। किसको किया गया है? इसका अनावरण या उद्घाटन जो किया गया है वंदे मातरम भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन जो है उसका अनावरण कहां किया गया? असम में किया गया। और ये किन किन को जोड़ती है ये ट्रेन? तो असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल को यह जोड़ती है। इसका अनावरण या उद्घाटन जो है वो कब किया गया? तो 29 मई, याद रखिए 29 मई 2023 को क्या है? इसका उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं भारत। अब भारत की पूछी जाए, अगर भारत की पूछी जाए, पूर्वोत्तर भारत को हटा दें, अगर भारत की पूछी जाए तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो है उसका अनावरण कब किया गया और कहां किया गया? तो इसका किया गया था दिल्ली में, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी में किया गया था। कब किया गया था? तो इसका 2019 में किया गया था, 12 अप्रैल 2019 को क्या है? भारत की पहली पूछी है, भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 2019 को किया गया था। कहां किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। और ये किस दो शहरों को जोड़ती है? तो ये दिल्ली और वाराणसी को जोड़ती है। अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत की जो है वो असम और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। उसका उद्घाटन कब किया गया? समय तो कब गया था? 29 मई 2023 को किया गया था। दोनों का अनावरण उद्घाटन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? पहले तो देखिए जड़त्व का नियम जो है वो किसका नियम है? तो गति का नियम है। आप सबको पता है गति के नियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी। महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखिए, ये जड़त्व का जो नियम है ये गति का नियम प्रथम नियम है। यही पूछा जाता है कि जड़त्व गति का कौन सा नियम है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो गति का क्या है? प्रथम नियम है। कौन सा नियम है? जड़त्व का। दूसरा देखिए, गति के कितने नियम थे? 3 नियम थे। दूसरा नियम था वो संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम कौन सा था? गति का दूसरा नियम। और तीसरा जो नियम था वो कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का कौन सा नियम था? तो गति का तीसरा नियम था। एक बार समझेंगे, जड़त्व का जो नियम है, कोई गाड़ी आगे की ओर गति करती है तो उसमें बैठे व्यक्ति क्या है? आगे की ओर झुक जाते हैं। जिस दिशा में गति करते हैं उसी दिशा में क्या है? झुक जाते हैं। दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम जो होता है, जैसे हम किसी ऊंचाई से क्या है छलांग लगाते हैं तो अपने पैर जो होते हैं वो हम अंदर की ओर फोल्ड करते हैं वेग को कम करने के लिए, ताकि चोट ना लगे। जैसे क्रिकेट खेल होता है, उसमें क्या है, कोई खिलाड़ी जो है, क्रिकेटर जो है, वो बॉल को क्या है कैच करता है, उसमें अपने हाथों को क्या है पीछे करता है ताकि बॉल का वेग क्या है कम हो जाए, जिससे क्या है चोट ना लगे। तो वो संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला उदाहरण जो इसका है, पहला उदाहरण जो हो गया इसका क्या हो गया?
पहला उदाहरण हो गया रॉकेट लॉन्चिंग, पूछा जाता है ज्यादातर। रॉकेट गति के किस नियम पर आधारित, लॉन्च या लॉन्चिंग जो है नियम किस नियम पर आधारित है? तो गति के तीसरे नियम पर या गति की क्रिया प्रतिक्रिया नियम के पर क्या है? आधारित है। एक बंदूक से छोड़ी गई गोली, जब बंदूक की गोली जो है वो आगे की ओर गति करती है और झटका क्या है? पीछे की ओर लगता है। वही कंडीशन इसमें होती है रॉकेट लॉन्चिंग में। अग्नि पीछे की ओर आती है और रॉकेट क्या है? आगे की ओर एक संकेत मिलता है, आगे की ओर क्या है? गति करता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण ये हैं। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? प्रथम गवर्नर जो कौन थे? तो कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ओसबॉर्न। कौन थे? ओसबॉर्न इसकी क्या है? एसबीआई की क्या है? प्रथम गवर्नर थे। और एसबीआई की एक स्थापना पूछी जाती है, यह भी याद रखें। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर एक मुख्यालय पूछा जाता है। तो एसबीआई नहीं, आरबीआई का क्या है? आरबीआई का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो मुंबई में। यह भी ध्यान के। स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी क्या है? स्थापना हुई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? या हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? या तत्व या धातु? धातु कर देता हूं यहां। किसका है? तो लोहे का है। किसका है? लोहे का, जिसको आयरन कहते हैं। आयरन, या इसको लिख लेना संकेत में Fe। देखिए ये एक्स्ट्रा लिखने का हमारा मतलब यह है कि आर्मी में पहले भी कहा, एक बार दोबारा कह रहे हैं कि क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। यही दे दिया जाए कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है, या हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु क्या है मुख्यतः पाया जाता है। तो लोहा ऑप्शन में नाम ले, उसमें आयरन दे दिया जाए, या सूत्र दे दिया जाए FeCu, इस तरीके से Pb सूत्र दे दिया जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए लोहे का क्या कहते हैं? Fe कहते हैं। और आयरन किसको कहते हैं? तो लोहे को कहते हैं। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये पालक में पाई जाती है। ये भी हाल ही में जो परीक्षा लगी थी, इसमें जो पूछा गया था कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, तो वो पालक में होती है। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन, लोहा धातु पाई जाती है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बचता है जो पूछा जाता है, लोहे की कमी से, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन की कमी के कारण यह रोग होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य तो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। यह भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय थल सेना में कुल कितनी कमांड है? भारतीय थल सेना में कुल कितनी कमांड है? कमांड से रिलेटेड बस या तो कुल पूछी जाती है कितनी कमांड है, तो इसका सही आंसर हो जाए बी ऑप्शन 7 कमांड है। दूसरा एक प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है, प्रशिक्षण कमांड ज्यादा पूछी जाती है। एक तो कुल कमांड, एक प्रशिक्षण कमांड। तो प्रशिक्षण कमांड कौन सी है इसकी? तो शिमला। शिमला जो क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी में स्थित है। शिमला कौन सी कमांड है? तो प्रशिक्षण कमांड है। किसकी कमांड है? थल सेना की 7वीं कमांड है। और कुल कमांड कितनी है? 7 कमांड है। और थल सेना दिवस आप सबको पता ही होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। प्रोटीन का पाचन कहां होता है? देखिए एक पाचन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन का पाचन कहां होता है? भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है? भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? या प्रोटीन का पाचन कहां से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए आमाशय। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहां होता है या प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो कहां होता है? आमाशय में होता है। अब देखिए भोजन का पाचन जो है प्रारंभ कहां से होता है? तो मुख से होता है। कहां होता है? मुंह से होता है, मुख से होता है। अगर पूछा जाए प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में, या ऐसे दे दिया जाए भोजन का पाचन। भोजन का पाचन का मतलब यह है कि पूर्ण पाचन कहां होता है। प्रारंभ पूछेगा तो पूछेगा कि भोजन का प्रारंभ कहां से होती है, तो मुख से होती है। पूर्ण पाचन या पाचन कहां होता है, तो वो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत किसमें होता है? छोटी आंत। एक बड़ी आंत का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी लिख लो, बड़ी आंत।
बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, तो इसका पानी, जल, देखिए जल या लवण, जल या लवण का क्या है, अवशोषण। पानी या जल का अवशोषण कहां होता है, तो बड़ी आंत में होता है। पूर्ण पाचन भोजन का कहां होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। भोजन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो वो मुख से होती है। और प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, तो हमारे अमाशय से होता है। क्लियर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। ये क्वेश्चन हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, कितने क्षेत्र में दिया जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला क्षेत्र जो है वो रसायन विज्ञान, दूसरा जो क्षेत्र दिया जाता है वो भौतिक विज्ञान, तीसरा क्षेत्र जो है वो चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है, और चौथा अर्थशास्त्र, और पांचवा जो है वो साहित्य, और छठा शांति में क्या है, इन 6 क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो मदर टेरेसा को जो है वो शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस में दिया गया था, शांति क्षेत्र में दिया गया था। अब बात करें कब दिया गया था, समय भी पूछा गया था, तो समय भी ध्यान रखें कब दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो इसको 1900 क्या है 89 में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, तो शांति क्षेत्र में दिया गया। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भारत की पहली महिला या भारत की प्रथम महिला थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। अब बात करें व्यक्ति की, पहले व्यक्ति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही परीक्षा में। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। पहले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1913 में दिया गया। अगर बात करें किस क्षेत्र में दिया गया, तो वो साहित्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया, साहित्य क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार क्या है दिया गया था। क्लियर है, 6 क्षेत्रों में यह दिया जाता है। भारत की प्रथम महिला कौन थी, मदर टेरेसा, जिसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1989 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, शांति में। और भारत के प्रथम व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। किस क्षेत्र में दिया गया था इन्हें, तो शांति क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। देखिए लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे ने की थी। किसने की थी, डी डुबे ने इसकी क्या है खोज की थी। अब देखिए लाइसोसोम को आत्मघाती, यह भी ध्यान रखें, आत्मघाती, आत्मघाती की क्या है, थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थैली कहा, इसको क्या है आत्मघाती की क्या है थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए कोशिका जो होती है, कोशिका की संख्या जब बढ़ने लगती है कोशिका की संख्या, तो क्या है आत्मघाती क्या है, ये फट जाती है। और इसके द्वारा जो एंजाइम जो निकलते हैं वो कोशिकाओं को क्या है खाने लग जाते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं। इसलिए इसको क्या है लाइसोसोम को क्या आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसकी खोज पूछी जाती है किसने की, और दूसरा ये पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आत्मघाती की थैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, सोशल मीडिया जो है उसका ट्विटर जो है उसके नए सीईओ या वर्तमान जो सीईओ है वो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंडो चार्नियो। क्या है, लिंडो चार्नियो जो है वो क्या है इसके वर्तमान क्या है सीईओ है। और ये भी ध्यान रखे, इसकी स्थापना भी ध्यान रखे, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो 21 मार्च कब हुई थी, 21 मार्च 2006 को ट्विटर की क्या है स्थापना हुई थी। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित यानी निकलता है, मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकलता है या उत्सर्जित होता है, तो कौन सा विटामिन निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। देखिए विटामिन सी जो है वो भोजन पकाते समय यानी टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर तापमान में भी क्या है विटामिन सी नष्ट होता है और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है। तो कौन सा निकलता है, विटामिन क्या है सी निकलता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा जो है वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दिया गया है हिंदू धर्म, बी ऑप्शन जैन धर्म और सी ऑप्शन जो है वो बौद्ध धर्म और डी दिया गया है यह सभी।
अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हो आपको तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहां डी ऑप्शन की जगह दे दिया जाए मानो इस्लाम, इस्लाम यानी कि इस्लाम धर्म, यानी कि इसमें दे दिया जाए यह सभी नहीं दिया हो, यानी इसका मतलब है कि यह सभी नहीं दिया हो, तो इसका सही आंसर होगा हिंदू धर्म। वो कैसे देखिए, टोटल 34 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित टोटल 34 गुफाएं हैं। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म की कितनी गुफाएं हैं? तो 17 गुफाएं हैं। फिर बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं? तो 12। जैन धर्म की कितनी गुफाएं हैं? तो 5 गुफाएं हैं। टोटल कितनी? 34 गुफाएं हैं। तो मुख्यतः अगर चुनना हो तो हिंदू धर्म से संबंधित है, क्योंकि सर्वाधिक जो संख्या गुफाएं की किसकी है? वो हिंदू धर्म की है। अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए हो आपको तो यह सभी अगर दिया हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। यह भी ध्यान रखें, हो सकता है बदलाव कर दिया, बौद्ध धर्म की जगह इस्लाम धर्म दे दिया जाए और ऑप्शन में यह सभी दे दिया, तो यह ध्यान रखें जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों उसमें हो तो ही यह सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व जो है वो कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुख्यतः अगर एक्चुअल बात करें तो इसका होता है 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन एग्जाम में आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही इसको क्या है देखने को मिलेगा। एक पूछा जाता है बर्फ घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन, समझा देता हूं। देखिए घनत्व पूछा जाता है, ये ज्यादा कंफ्यूजन करता है। जब बर्फ जमती है, जब बर्फ क्या है जमती है, तो जल का एक पूछा जाता है घनत्व, घनत्व और एक आयतन। तो यह ध्यान रखिए, देखिए बर्फ जैसे ये हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें यहां तक पानी है, जब बर्फ जमेगी तो बाहर की ओर आ जाएगी। कहां आ जाएगी? बाहर की हो जाएगी। तो ये हो गया आयतन। जब बर्फ जमती है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। यह ध्यान रखिए। जब बर्फ घटती है, यानी सॉरी बर्फ पिघलती है, पिघलती है तो क्या है? पानी का स्तर उसी जगह आ जाता है जहां पहले था, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तो यह ध्यान रखिए विपरीत है, जब आयतन बढ़ता है, बर्फ जमेगी तो आयतन बढ़ेगा, तो घनत्व क्या है? घटेगा। अगर आयतन घट रहा है तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ये काफी कंफ्यूजन करता है, तो समझने की कोशिश कीजिए इसको। जब आयतन जो है जब बढ़ेगा तो घनत्व घटता है, ठीक है, विपरीत है। जब घनत्व घटता है तो आयतन क्या है? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हॉकी खेल का सामान्य समय क्या है? हॉकी खेलने का जो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय सीमा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय सीमा कितनी है एक मैच की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 मिनट है। और एक समय सीमा फुटबॉल की ओर पूछी जाती है, फुटबॉल की ओर नोट कर लें तो फुटबॉल की होती है 90 मिनट। कितनी होती है? 2 की समय सीमा पूछी जाती है हॉकी की। तो हॉकी की अंतरराष्ट्रीय मानक समय सीमा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए हॉकी खेल की अंतरराष्ट्रीय मानक समय सीमा कितनी होती है, तो क्या है बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्वेश्चन को बदल दिया, पता नहीं क्या पूछ लिया। तो समय सीमा ही पूछा गया, 60 मिनट होती है और फुटबॉल को खेलने की क्या है? 90 मिनट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है? कठोर धातु जो प्रत्यास्थ धातु जो होती है वो कौन सी होती है? तो लोहा होती है। कौन सी होती है? लोहा होती है। और यह भी ध्यान रखें, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन कर देते, दे दिया जाता है जल दे देंगे ऑप्शन में, बी में ठोस, ठोस दे देंगे, सी में दे देंगे इस्पात दे देंगे और डी में लकड़ी दे देंगे। तो यह ध्यान रखिए लोहा या इस्पात, लोहा या इस्पात इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु होती है। और आघातवर्धनीय कौन सी धातु होती है? आघातवर्धनीय तो वो होती है सोना। कौन सी धातु होती है? सोना होती है। अगर ऑप्शन में सोना नहीं हो तो चांदी ऑप्शन कर सकते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब होता है किसी धातु को छोटे से छोटा, बारीक से बारीक या लंबा से लंबा आकार दिया जा सकता है, जिसको पीट पीट कर क्या है एक लंबे तार का भी आकार दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एलपीजी, एलपीजी सॉरी एक मिनट, एलपीजी, एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कौन सा केमिकल मिलाया जाए? गंध यानी जब सिलेंडर जो है रिसाव होता है, जिससे जो गंध जो आती है
वो किस गंध जो आती है वो किस केमिकल की गंध होती है, किसके कारण आती है? तो इसका सही ऑप्शन आ जाए मरकैप्टन के कारण वह गंध आती है। गंध के लिए, रिसाव के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है, सिलेंडर रिसाव पहचानने के लिए, गैस का रिसाव पहचानने के लिए क्या मिलाया जाए, ऐसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो याद रखना कि मरकैप्टन केमिकल होता है जिससे गंध जो निकलती है एलपीजी गैस से, वो किसके कारण निकलती है? मरकैप्टन की गंध होती है। और एलपीजी होता है वो आप सबको पता है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको कहा जाता है। अब देखिए एलपीजी का तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एलपीजी के घटक पूछे जाते हैं। घटक कौन कौन से होते हैं? तो इसके घटक जो है वो ब्यूटेन, और पहला ब्यूटेन होता है और दूसरा प्रोपेन, दोनों गैसों से मिलकर बना होता है। मुख्य घटक एलपीजी के कौन होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वाराणसी यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला विश्व क्रिकेट कप जो है वो कब जीता था? तो 1983 में जीता था। भारत ने प्रथम विश्व क्रिकेट कप किसने का नेतृत्व किसने किया? पहले विश्व कप का नेतृत्व किसने किया? यानी कप्तान कौन थे, कैप्टन कौन थे? कैप्टन या कप्तान, इस समय नेतृत्व कह सकते हैं कप्तान या कैप्टन किस कौन थे? तो कपिल देव। कौन थे? कपिल देव इस समय क्या थे? इस टीम के कैप्टन थे। और पहली बार कब जीता था? तो 1983 में जीता था। किस टीम को हराकर जीता था? तो स्विट्जरलैंड को इसको हराकर जीता था। किसको? फिर दूसरी बार अगर बात करें, दूसरी बार जो है तो वो कब जीता था? तो 2011 में जीता था। कब जीता था? सॉरी स्विट्जरलैंड ने, वेस्ट इंडीज हो जाएगा इसका, सॉरी टाइप गलती से होगा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किस टीम को हराकर जीता था? वेस्ट इंडीज टीम को 46 रनों से मात देकर क्या है भारत ने पहला विश्व कप का क्या है खिताब जीता था। कब जीता था? 1983 में। कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव। दूसरी बार कब जीता था? तो 2011 में जीता था। इस समय कैप्टन या कप्तान या नेतृत्व किसने किया था? तो एमएस धोनी। एमएस धोनी किस टीम को हराकर खिताब जीता था? तो श्रीलंका को। फाइनल किसके साथ हुआ था? तो श्रीलंका को हराकर भारत ने क्या 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। ज्यादातर प्रथम ही पूछा जाता है कप्तान कौन थे या कब जीता था या किस टीम को हराकर, तो वेस्ट इंडीज को 46 रनों से हराकर जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जी का अधिकतम मान। देखिए जी का अधिकतम मान कहां होता है? गुरुत्वीय मान जो है जी का अधिकतम मान कहां होता है? तो अधिकतम मान जो है वो ध्रुवों पर होता है। किस पर होता है? ध्रुवों पर होता है। अब न्यूनतम देखिए, न्यूनतम या कम मान जो है वो कहां होता है? तो होता है विषुवत रेखा पर। कहां होता है? विषुवत रेखा पर होता है। किस पर होता है? विषुवत रेखा होता है। विषुवत रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को कहा जाता है और इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखें, हो सकता है अक्षांश दे दिया जाए। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या है? जी का क्या है? न्यूनतम मान होता है। जी का न्यूनतम मान कहां होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है, जिसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। और अधिकतम मान कहां होता है? तो ध्रुवों पर क्या है? जी का अधिकतम मान होता है। क्लियर है? चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर सभी नदियां जो है वो लगभग जो नदियां जो है वो पश्चिम से क्या है? पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दो नदियां मुख्यतः ज्यादा पूछी जाती है। दो नदियां क्या है? मुख्यतः पूछी जाती है। देखिए नदियां और भी है जो क्या है? पूर्व से क्या है? पश्चिम की ओर बहती है। मुख्यतः जो दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती ही पूछी जाती है। अन्य भी ये ध्यान रखें, लूनी, माही, घग्गर नदी, ये भी क्या है? विपरीत दिशा में ही बहती है, लेकिन मुख्यतः दो ही पूछी जाती है, नर्मदा और ताप्ती ही। ध्यान रखें। फिर ये मुहाना पूछा जाता है, यानी कि जल कहां गिराती है, ऐसे नहीं पूछा जाता। मुहाना कहां करती है? तो अरब सागर में। कहां करती है? अरब सागर में।
अपना जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में गिराती है। विपरीत दिशा में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी मुख्यतः, वैसे लूनी माही नदी भी है, घग्गर नदी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन, D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए D2O जो है ये किसका सूत्र है? ये है बाहरी जल का सूत्र, भारी जल का। और शुद्ध जल का क्या सूत्र होता है, यह भी ध्यान रखें। शुद्ध जल का क्या होता है? H2 होता है। तो बाहरी जल का प्रयोग किस में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? पहले तो यह ध्यान रखें, रूप में पूछा गया है तो इसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में इसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में इसका क्या है? प्रयोग किया जाता है। और भारी जल नहीं दिया हुआ, यहाँ DO2 सूत्र लिखा होता है, ध्यान रखें। D2O जो है वो किसका सूत्र है? वो भारी जल का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए जीतने वाली, मिस्टाइप हो गया, जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा, विनेश फोगाट थी। कौन थी? विनेश फोगाट थी। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, एशियाई खेलों की स्थापना पूछी गई थी, हाल ही में परीक्षा लगी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। जन्मदाता देश या जनक, एशियाई खेलों के जनक किसे माना जाता है, या सर्वप्रथम कहां आयोजित हुए? तो एशियाई खेलों के जो जनक जो है वो कौन है? भारत देश को माना जाता है। कहां आयोजित हुए थे? प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित हुए थे। कब आयोजित हुए थे? तो 1951 में आयोजित हुए थे। और एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल, ये प्रत्येक जो है वो 4 वर्ष अंतराल में क्या है, इन्हें आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा खेल महाकुंभ जो होता है वो कौन सा होता है? ओलंपिक होता है। और दूसरे नंबर पे क्या है? राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। तो क्लियर है, प्रथम एशियाई खेल में किसने जीता था? विनेश फोगाट ने पहलवानी में जीता था। ये भी ध्यान रखें, किस क्षेत्र में जीता था? पहलवानी क्षेत्र में यह जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन निर्माण की आधारभूत इकाई है। प्रोटीन का निर्माण करने में मुख्यतः घटक या मुख्यतः आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो अमीनो अम्ल। ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई कौन है? तो अमीनो अम्ल है। और प्रोटीन निर्माण करने के लिए कितने अमीनो अम्ल की क्या है? आवश्यकता होती है। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यह भी पूछा गया था। तो 20 प्रकार के, कितने? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की क्या है? आवश्यकता होती है। किसके निर्माण में? प्रोटीन के निर्माण में। प्रोटीन की आधारभूत इकाई कौन है? तो वो क्या है? अमीनो अम्ल इसकी क्या है? आधारभूत इकाई है। और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां होता है? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में चर्चा की थी, तो अमाशय में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा किसकी रचना थी? मतलब इसके लेखक कौन थे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है वो नेल्सन मंडेला थे। कौन थे इसके लेखक? कौन थे? नेल्सन मंडेला इसकी क्या है? लेखक थे। और नेल्सन मंडेला से जुड़े 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका कर लेना, या दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वो भारत रत्न, वो भी इन्हें क्या है? दिया गया था। तो कब दिया गया था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न? तो वो 1990 में दिया गया था। इसके साथ साथ ये चौथा भी ध्यान रखें, 1999 और 1993 में इन्हें क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1993 में दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन क्या है? मंडेला। और दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को ही क्या है? कहा जाता है। और किस क्षेत्र में दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट,
क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें शांति क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। वो ध्यान रखे 26 साल की इन्होंने क्या है कारावास जो है जेल काटने के बाद क्या है ये राष्ट्रपति बने थे और सिर्फ एक ही बार इन्होंने क्या है चुनाव लड़ा था, एक ही बार के राष्ट्रपति बने। दूसरी बार भी जनता का इतना प्यार था, 80% से अधिक भी जनता ये इनको क्या है राष्ट्रपति पद पर चाहती थी, लेकिन इन्होंने क्या है इनकार कर दिया था। और ये बुक भी मोटिवेशन बुक है जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, आजादी की लंबी यात्रा। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाई इसको किसका प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सोडा वाटर बनाने में। ध्यान रखिए या तो सूत्र दिया हो मिलेगा, ये इसका सूत्र है, या कार्बन डाइऑक्साइड नाम दिया होगा। क्लियर है? अगला देखिए आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? आसियान जो है एक संगठन है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो जकार्ता में है। किसमें है? जकार्ता। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, जिसमें क्या है आसियान का क्या है मुख्यालय है। और आसियान की स्थापना पे ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंटली तो नहीं है स्थापना। आसियान की स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहां से? जकार्ता। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम जो है मंदिर जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पल्लव वंश से संबंधित है। अगर बात करें पल्लव वंश में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह देव नहीं है, यह ध्यान रखें। नरसिंह देव प्रथम भी मिलेगा आपको, तो नरसिंह देव नहीं है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका क्या है निर्माण करवाया था। और वंश पूछा जाए तो पल्लव वंश से संबंधित है। अब बात करते हैं स्थान की, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्माणकर्ता कब निर्माण हुआ, किस वंश से निर्माण कराया, मुख्यालय कहां स्थित है, स्थापना स्थान कहां स्थित है? महाबलीपुरम जो मंदिर है ये कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में ये कहां स्थित है? तो क्लियर है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे, पल्लव वंश से यह संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का प्रथम या प्राचीन बोल सकते हैं, भारत का पहला या सबसे प्राचीन नेशनल पार्क था। वो कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ये कहां स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल, ये ध्यान रखें, हो सकता है आपको राज्य ना दिया हो, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो कहां स्थित है? नैनीताल उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह भारत का पहला जो क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो क्लियर है यहां तक। और ये टाइगरों के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है, विशाल टाइगरों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू जवर किस अंग को प्रभावित करता है? डेंगू जवर रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है। लीवर यानी यकृत को। यकृत को क्या है ये प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36, रोपड़ स्थल की खोज किसने की थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल था। भारत में खोजा गया प्रथम स्थल। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो रोपड़ था। कौन सा स्थल था? रोपड़ था, जिसको वर्तमान में नाम भी चेंज कर दिया, यह भी ध्यान रखें, जिसको रूपनगर कहा जाता है। रूपनगर कहा जाता है। कहां स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं कि खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने इसने क्या है खोज की थी। इनको शॉर्ट में वाई.डी. शर्मा भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखें। आपको ऑप्शन में दे दिया जाए वाई.डी. शर्मा, आप देखते रहो वहां कि यज्ञदत्त शर्मा कहां है, तो इनको शॉर्ट में क्या है वाई.डी. शर्मा कहा जाता है, जिन्होंने क्या है रोपड़ स्थल की खोज की थी।
अब बात करते हैं कि रोपड़ स्थल है कहां स्थित, तो पंजाब राज्य में स्थित, जिसको रूपनगर कहा जाता है। यह भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। अब बात करते हैं कब की गई, समय की बात करें, समय यानी कब खोज की गई थी, तो इसकी 1953 में खोज की गई थी। कब की गई थी? 1953 में यह स्थल क्या है, खोजा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो ईंधन जो है वो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन जो है वो देखिए सूर्य जो है जिसमें सर्वाधिक जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। मुख्यतः हाइड्रोजन पाई जाती है। इसमें 80% से अधिक गैस जो क्या है वो कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। क्योंकि भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। कार्बन की क्या है, मात्रा नहीं है। और जैसे सौर सेल से क्या है, सूर्य की ऊर्जा से ग्रहण करके उसको क्या है, किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। इसलिए इसको क्या है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब दो क्वेश्चन सूर्य से देखिए, सूर्य किन गैसों का गोला? एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है। अगर ऑप्शन में हीलियम नहीं हो तो हाइड्रोजन करेंगे। क्लियर है? 80% से अधिक गैस जो है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य का प्रकाश हम तक किस विधि से पहुंचता है? एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो परीक्षा लगी इसमें पूछा गया था, विकिरण विधि से पहुंचता है। किस विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से पहुंचता है। कितने समय में पहुंचता है? समय भी पूछा जाता है। तो समय कितना लगता है? 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछा जाता है किस विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से। सूर्य में किन गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला। और हाइड्रोजन को क्या है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। क्लियर है? कार्बन की मात्रा नहीं, तो इसको शोध करने में क्या है, जो इन्वेस्ट जो होता है वो कम हो लगता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख या शिलालेख कौन सा था? सम्राट अशोक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां शिलालेख जो था वो सबसे लंबा शिलालेख था। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी 2 टाइप हो गए, 38 नंबर। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी, पाकिस्तान। यह ध्यान रखें तलवंडी कहां से, हो सकता है आपको तलवंडी ना दे क्वेश्चन को भाषा बदलने के लिए। तो तलवंडी कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा, गुरु नानक देव जो थे वो क्या थे? सिख धर्म के क्या थे? सिख धर्म के क्या थे? प्रथम गुरु। प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। या सिख धर्म क्या बोल सकते हैं, सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। कौन गुरु थे? यही पूछा जाता है। प्रथम गुरु पूछा जाता है सिख धर्म से, या पूछा जाता है कुल, या पूछा जाता है पहले, या पूछा जाता है अंतिम गुरु। तो अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के क्या थे? अंतिम या 10वें गुरु थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? हाल ही में G7 जो है उसका शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वो कहां आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के हिरोशिमा में। जापान का शहर है हिरोशिमा, जिसमें क्या है G7 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं संस्करण की। संस्करण या क्रम, कौन से क्रम का ये G7 शिखर सम्मेलन था? तो 49वां था। हो सकता है पूछा जाए, अभी ध्यान रखें। तो कौन से क्रम का था? 49वें क्रम का था। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन आता है, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी जी शिखर सम्मेलन 2023 में? तो वो किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री क्या है? नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या है? अध्यक्षता की थी। क्लियर है?
संस्करण पूछा जाए तो कौन सा था? 49वां। कहां स्थापित हुआ था? हो सकता है आपको हिरोशिमा मिल जाए, तो जापान का ही ये शहर है, तो जापान में हुआ था। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या है? अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, तांबे का मुख्य एस क्या है? देखिए ये एस था, देखिए मिस टाइप हो गया था। एस क्या है? ओ ये ऑप्शन ऊपर भी चला गया। तो मुख्य एस कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा कॉपराइट। एस से रिलेटेड अब तक लगभग जो है पिछले 5 वर्षों में ज्यादातर एक्स बॉक्साइट ही पूछा जाता है। बॉक्साइट सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आर्मी का। अगर एस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले किसको डालते हैं? बॉक्साइट को डालते हैं। तो ये किसका होता है? ये एल्यूमिनियम का होता है। संकेत भी ध्यान रखें, एल होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज्यादातर के 99% क्या है? बॉक्साइट ही पूछा जाता है। अगर एस की बात हो रही है था तो वो किसका है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है। और तांबे का एस कौन सा होता है? कॉपराइट होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है। अगर दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल कहां स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अगर भारत और पाकिस्तान में अगर एक दिया हो मुख्यतः कहां स्थित है, तो इसका भी 82% से भाग भारत में ही माना जाता है। तो थार मरुस्थल क्या है? भारत में स्थित है। अगर भारत में राज्य की बात करें, कहां किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान, मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। वैसे ये पंजाब में भी आता है विस्तार, हरियाणा में, 3 राज्य में इसका विस्तार आता है। अब बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल। अगर सिर्फ सीधा पूछा जाता एशिया का सबसे बड़ा कहां स्थित है, तो मंगोलिया चीन के अंदर स्थित है। यह ध्यान रखें। स्थान भी, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल कहां है? चीन, मंगोलिया के अंदर स्थित है। अगर पूछा जाए सहारा का मरुस्थल, तो यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह कहां स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहां स्थित है? ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो क्लियर है। थार दक्षिण एशिया का पूछा जाए तो थार है। दो देशों में इसका विस्तार मिलता है। मुख्यतः अगर चुनना हो तो भारत में मिलता है। और भारत में अगर मुख्यतः राज्य की बात करें तो राजस्थान में मिलता है। और वैसे विस्तार इसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की जब कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? और विटामिन सी जो है नष्ट होती है, वो हमने पीछे चर्चा की थी। किस में होती है नष्ट विटामिन सी? तो क्या है? टेम्परेचर पे भोजन पकाते समय क्या है? शरीर का तापमान बढ़ने से क्या विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो किसकी कमी से होती है? तो शकरवी रोग हो जाता है। कौन सा होता है? शकरवी रोग होता है। और रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी आप सबको पता है, ये भी आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो बेरी रोग नष्ट हो जाती है। बात करते हैं मुख्यतः किस में पाई जाती है विटामिन, तो मुख्य स्रोत जो होता है तो वो कौन सा होता है? आंवला माना जाता है। कौन सा? आंवला माना जाता है। वैसे खट्टे पदार्थ भी कर सकते हैं हम, नींबू या संतरा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बस इतना याद रखें यहां से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में क्या है? मुस्लिम साम्राज्य की क्या है? स्थापना की थी या संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। सिलिकॉन वैली पूछा गया है, ना कि साइलेंट वैली पूछा गया है। तो सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए केरल भी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया जो है वहां क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन स्थित है। कहां स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। साइलेंट वैली या शांत घाटी हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, या मूक घाटी बोल सकते हैं इसको। कहां स्थित है?
तो ये कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। साइलेंट वैली पूछा गया है या सिलिकॉन वैली पूछा गया है? साइलेंट वैली मूक को ही कहा जाता है, साइलेंट कोई शांत या मूक कहते हैं। क्लियर है? और फूलों की घाटी, ये भी ध्यान रखे, हाल ही में पूछा गया था। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो वो उत्तराखंड राज्य को क्या है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले में स्थित है, ये ध्यान रखें। फूलों की घाटी कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले में स्थित है। साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? तो कैलिफोर्निया में यह स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45। ध्वनि हम लोगों के पास किस माध्यम से पहुंचती है? हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वो हमारे पास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो ध्वनि जो सुनाई देती है पहुंचती है, वो किस माध्यम से पहुंचती है? तो हवा से पहुंचती है। किससे पहुंचती है? हवा से पहुंचती है। दूसरा क्वेश्चन मुख्यतः इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल या वेग। देखिए चाल या वेग दोनों एक ही होता है, तो कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये एनसीईआरटी के माध्यम से आंकड़े हैं, वैसे कई जो पब्लिकेशन की बुक है उसमें 333 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है, और ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे, तो ये ध्यान रखें। ठीक है? क्लियर है? देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? देखिए हमने थोड़ी देर पहले ही जस्ट पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की थी, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम के ऊपर क्या है? आधारित है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है गति का? तो तीसरा नियम है। एक बार फिर बता रहा हूं, दूसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम है। पहले नियम को जड़त्व को कहा जाता है, और तीसरे नियम को क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कहा जाता है। किसका कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, जो हाल ही में परीक्षा लगी थी। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सार्ट्रिक अम्ल भी पूछा गया था। बी ऑप्शन देखिए एक बार, सार्ट्रिक अम्ल भी पूछा गया था, किस में पाया जाता है? तो ये मुख्यतः पाया जाता है संतरा या नींबू। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो खट्टा फल कर सकते हैं, खट्टे पदार्थों में क्या है? पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया सिरका में। किसमें? सिरका में। एक फार्मिक अम्ल पूछा गया था। चारों ही अम्ल पूछे गए थे, प्रत्येक शिफ्ट में ही बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है? बार बार रिपीट किया जाता था, बार बार रिपीट किया जा रहा था। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में भी कर सकते हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाए? एसिटिक की। संतरा या नींबू या खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है? तो मुख्यतः अंगूर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उड़ते विमान की ऊंचाई किससे मापी जाती है? यानी ऊंचाई किस में, या विमानों की ऊंचाई किससे मापी जाती है? जो वायुमंडल में जो विमान जो उड़ते हैं उसकी ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर द्वारा विमानों की क्या है? ऊंचाई को मापा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन में भी ध्यान दे थोड़ा सा, फोटोमीटर, फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है? फोटोमीटर में मापी जाती है। और मीटर से रिलेटेड जो है लेक्टोमीटर से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी प्रत्येक शिफ्ट में क्या है? बार बार इसी क्वेश्चन को दोहराया जा रहा था। तो लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? एक बार पूछा जा रहा था दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है घनत्व, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो दोनों एक ही बात है। तो किससे मापा जाता है? इसी क्वेश्चन को क्या है? बार बार भाषा चेंज करके क्या है? पूछा जा रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है आज के सेक्शन का। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तारापुर, यह भारत का प्रथम ऊर्जा संयंत्र था। अगर पूछा जाए प्रथम ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
तारापुर था तो किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। और किसके नियमों के आधार या किसकी टेक्निकल टीम के आधार पे यह अमेरिका की टेक्निक टीम के आधार पर क्या है, इसको क्या है, स्थापित किया गया था। क्लियर है? तो देखिए आज के सेक्शन को हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और शेड़ा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेक्शन में एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।